लेकिन जिला उधमपुर के लगभग सारी की सारी सीटों के ऊपर ये अंतर देखने को मिल रहा है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट जितना पड़ा था उससे या तो कम निकल रहा है या उससे ज़्यादा निकल रहा है बैलेट बॉक्सेस में से। दिनों के बाद अब जब ये जवाब आया है, 170 पेज का जवाब आया है, उसमें और जो वोट बैलेट बॉक्सेस से निकला है उसमें अंतर है और इलेक्शन प्रोसेस को किस तरीके से विशिएट किया गया है ये खुद उनके जवाब से ही साबित हो जाता है। कहीं कम निकल रहा है जितना पड़ा था उससे और कहीं उससे ज़्यादा निकल रहा है। ये कैसे हो रहा है? जो अपना वोट देने गया था, जिसने वोट दिया, लेकिन कुछ महीने पीछे चले जाएं तो डीडीसी इलेक्शन की जहां पर तैयारियां हो रही थी, ये भी कहा जा रहा था इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। बहुत दूर दूर से नेता उठकर जम्मू कश्मीर की धरती पर आए, कंपेनिंग हुई। नाम गिनाने पर आए तो शायद नाम कम पड़ जाए। स्मृति ईरानी जी की बात की जाए, अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद थे। आखिरकार आज इतने दिनों बाद हम डीडीसी इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक आरटीआई जो है वो हर्षदेव जी द्वारा लगाई गई। क्या कुछ उस आरटीआई में निकलकर सामने आया है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी हैं। हर्षदेव जी, डीडीसी इलेक्शन को लेकर बड़ी कंपेनिंग देखी, बड़ी बड़ी रैलियां देखी, बहुत से लोग उसके बाद कहने लगे देखिए जो परिणाम आने चाहिए थे ये विपरीत आए हैं, कुछ अलग आए हैं। आपने आरटीआई लगाई है, क्या कुछ चीज़ें जो है बाहर आई हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन के दौरान भी बहुत ज़्यादा शिकायतें जो हैं वो हुई थी कि इलेक्शंस को रूलिंग पार्टी के फेवर में रिग करने की कोशिश की जा रही है और इसमें अधिकारीगण जो हैं वो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स थे, उनको लगाया गया था कि आप इंश्योर करो विक्ट्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी को। और उधमपुर में ख़ास तौर पर जो है वो चुनावी जो मंच बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ था, जिसमें ये कहा जाता था कि उधमपुर में 14 की 14 सीटें जो हैं वो पैंथर्स पार्टी को जा रही हैं। और जब सेंट्रल के लीडर आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से रिगिंग करने की कोशिश की, हमने बहुत शिकायतें की लेकिन उसको कहीं एंटरटेन नहीं किया गया और कोई उसका संज्ञान नहीं लिया गया। फिर हमें मजबूर होकर इलेक्शन के बाद आरटीआई जो है वो लगानी पड़ी इन धांधलियों को लेकर। और कई महीनों के बाद आरटीआई का जवाब भी देने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे, लेकिन कई महीनों के बाद अब जब ये जवाब आया है, 170 पेज का जवाब आया है और ये भी बड़ी मुश्किल से जवाब हमने हासिल किया, ये भी देने के लिए तैयार नहीं थे। अपील हमने की उसके बाद कि हमारा जवाब नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद हमें जवाब जो है वो दिया गया, यानी छुपाने की कोशिश यहाँ भी की जा रही थी। लेकिन जब जवाब आया है तो इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें यह कबूल किया है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कि ज़िला उधमपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर जो है वोटों का फ़र्क है, जितना वोट पड़ा है उसमें और जो वोट बैलेट बॉक्सेस से निकला है उसमें अंतर है। जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं, 19 ज़िलों में ये अंतर नहीं है, लेकिन ज़िला उधमपुर के लगभग सारी की सारी सीटों के ऊपर ये अंतर देखने को मिल रहा है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट जितना पड़ा था उससे या तो कम निकल रहा है या उससे ज़्यादा निकल रहा है बैलेट बॉक्सेस में से। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से टेम्परिंग की गई है और इलेक्शन प्रोसेस को किस तरीके से विशिएट किया गया है। ये खुद उनके जवाब से ही साबित हो जाता है कि जब 19 ज़िलों में जितना वोट पड़ा है उतना ही निकला है, तो ज़िला उधमपुर में ये क्या बात है कि वहाँ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं कम निकल रहा है जितना पड़ा था उससे और कहीं उससे ज़्यादा निकल रहा है। ये कैसे हो रहा है? और ये कहा जा रहा है उधमपुर में, तो ये बहुत चर्चा है कि हर एक उधमपुर के जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ 3-3 हज़ार वोट जो है वो फालतू डाला गया रूलिंग पार्टी को फेवर करने के लिए। अब जो 2 सीटें हमारी निकली हैं उसमें हमारी लीड यकीनन 3,000 से ज़्यादा थी, इसलिए हमारी वो 2 सीटें निकल आई। लेकिन जो 12 सीटें बाकी हैं उसमें शायद हमारी लीड कम थी, जिसकी वजह से वहाँ जो है हमें कहीं 7 वोटों से 14 वोटों से हराया गया, कहीं 40 वोटों से हराया गया, कहीं 100 वोटों से हराया गया है। तो ये दर्शाता है, ये जवाब ही अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक साजिश, एक स्कैम जो है वो उधमपुर में हुआ है और लोगों के वोट्स के साथ जो है वो एक खिलवाड़ हुआ है, लोगों के मैंडेट के साथ एक धोखा किया है, जिसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को और ज़िला उधमपुर के अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं और इस इलेक्शन प्रोसेस को नल एंड वाइड डिक्लेयर करने की बात करते हैं। न केवल वोटों में एक हेराफेरी की बात है, बल्कि यह भी तस्लीम किया गया है कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको
जो है वो जहां रखा गया था वो लकड़ी के कंपार्टमेंट्स थे, वुडन कंपार्टमेंट्स थे जिनकी छत ही नहीं थी। और स्ट्रांग रूम क्या होता है? स्ट्रांग रूम होता है जहां एयर टाइट हो, जिसको बंद किया जाता है, पोलिंग के दिन ही बंद किया जाता है और फिर काउंटिंग के दिन खोला जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर उनकी मौजूदगी में। लेकिन जो मेन इसका एंट्रेंस था उसको आपने बार बार खोला, उसको 14 बार खोला गया। और वो जो रखे हुए थे कंपार्टमेंट जिनमें बैलेट बॉक्सेस स्टोर किए हुए थे, ये उन्होंने जवाब में कहा कि वो वुडन कंपार्टमेंट्स में जिसकी छत नहीं थी। तीसरा, जिला उधमपुर में पोलिंग एजेंट्स को बैलेट बॉक्सेस के साथ स्ट्रांग रूम तक नहीं जाने दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन इसमें जवाब में ये कहता है कि ये हमने मना नहीं किया है, ये जिला ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों ने किया है। तो हम तो यही कहते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से चला रहा था और जिला का प्रशासन अपने तरीके से चला रहा था, और दोनों ये प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट्स को जो है वो विक्टोरियस डिक्लेयर किया जा सके। दोनों का मकसद एक था और अपने अपने तरीके से भूमिका जो दोनों निभा रहे थे। एक और जवाब जो आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा जो हुआ है कि मिक्सिंग ऑफ वोट्स जो किया गया, जो प्रैक्टिस प्रेवलेंट प्रैक्टिस थी जैसे होता था पहले, उसको बदल दिया गया और मिक्सिंग ऑफ वोट्स का फैसला 16 तारीख को जो है वो लिया गया। 16 तारीख को ऑर्डर एक जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ जिला अधिकारियों को कि जब आप काउंटिंग करोगे तो वोटों को मिक्स कर देना, जो पहले नहीं होता था। वो इसलिए ताकि ट्रांसपेरेंसी एक बनी रहे कि किस पोलिंग स्टेशन से कितना वोट किसको जा रहा है। एक आइडिया पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा रहता है, लेकिन उसको जो है जो उस अकाउंटेबिलिटी को खत्म करने के, उस ट्रांसपेरेंसी को खत्म करने के लिए उन वोटों को मिक्स कर दिया ताकि ये पता ही ना चले कि कौन से पोलिंग स्टेशन से किसको कितना वोट मिला है। और ये सोची समझी एक साजिश के तहत जो है वो किया गया है और एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधलियां, जो भी शिकायतें हमने जो है बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ, सेंट्रल लीडर्स के खिलाफ की, उसकी कोई इंक्वायरी तक नहीं हुई, उसका संज्ञान ही नहीं लिया। धड़ल्ले से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां जो है वो उड़ाई जाती रही केंद्र के नेताओं द्वारा और इस तरीके से जोर जबरदस्ती से जो है पैंथर्स पार्टी को उधमपुर में हराया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अब आपका अपना जवाब जो है वो ये दर्शा रहा है। और आपने लोगों के मैंडेट के साथ विश्वासघात किया है, लोगों की मत के साथ विश्वासघात किया है। जो अपने उन्होंने मत का इस्तेमाल करके जो फैसला किया था, उस फैसले को आपने जोर जबरदस्ती से बदलने की कोशिश की है और जमहूरियत के साथ एक भद्दा मजाक हुआ है, जिसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना चाहिए और स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के खिलाफ और जिला उधमपुर के जो उस वक्त के डीसी और एसएसपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी कॉल डिटेल्स भी ट्रेस की जानी चाहिए उस टाइम की, क्योंकि ये कहा जाता था कि दिल्ली से उनको लगातार जो है वो उनके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि आप इंश्योर करो कि पैंथर्स पार्टी को किस तरीके से उधमपुर में हराना है और बीजेपी को कैसे जिताना है। अगर उनकी अब कॉल डिटेल्स भी जो है अब एक थॉरो एक प्रोब सीबीआई के माध्यम से जो है वो होना चाहिए इस जवाब की लाइट में, ताकि सच्चाई जो है वो बाहर आ सके और जो लोग इसमें इस मैंडेट को सबवर्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उधमपुर की इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। हर्षदेव जी, उधमपुर पैंथर्स पार्टी का गढ़ माना जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर एक की नज़र जो थी उधमपुर के रिजल्ट को लेकर थी। जिस तरीके से आपने आरटीआई लगाई, आपको बहुत से जवाब इसके मिले भी, और जब शुरुआती दौर पे भी रिजल्ट आया था तो हर्षदेव सिंह जी ये बोलते थे कि इसमें धांधली हुई है, एक पार्टी को फेवर करने की कोशिश की गई है। तब अपोजिशन ये कहती थी, रूलिंग पार्टी ये कहती थी, देखिए जब व्यक्ति कोई हार जाता है तो वो इस तरह की बयानबाजी तो करेगा, हार बर्दाश्त नहीं होती। 20 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ नजर थी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में थी। कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी ये दूध का दूध पानी का पानी करना। देखिए, ये तो बहुत सारे हमने जो है पहले तो लेटर्स के माध्यम से जो है, फिर हम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं के शर्मा महोदय, उनसे हमने मुलाकात की, पार्टी की तरफ से डेलीगेशन वहाँ गया। हमने वहाँ धरने भी दिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर कि मेहरबानी करके आप हमारे जवाब दे दीजिए। उन्होंने नहीं दिए
हमने कहा कोई आपने इंक्वायरी की है, इंक्वायरी तो कम से कम कर दीजिए। उन्होंने इंक्वायरी भी नहीं करवाई। फिर हमसे उनसे मिले, हमने कहा आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप मेहरबानी करके इन इश्यूज़ का संज्ञान लीजिए। उन्होंने फिर भी हमारी बात जो है वो अनसुनी कर दी। फिर मजबूर होकर हमें आरटीआई लगानी पड़ी, और आरटीआई का जवाब भी तीसरे महीने मिल रहा है, जो कि 30 दिन के अंदर मिलना चाहिए था, और वो नहीं दिया गया। और जब हमने अपील लगाई उसके बाद जो है, और हमारे लोग दफ्तर में वहाँ गए, और हमने कहा हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बाहर जाकर दिल्ली में धरना लगाएंगे। उसके बाद ये जवाब दिया गया, और इस जवाब से ये बहुत सारी ये खुलासे हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ों को अभी भी छुपाया जा रहा है, जिसके लिए हमने ये सोचा है कि हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जो है वो सेकंड अपील वहाँ फाइल करेंगे, ताकि पूरी जानकारी जो है वो मुहैया हो सके, और इन लोगों के खिलाफ जो लोग इसमें जो इस धांधली में के लिए जिम्मेदार हैं और इस प्रोसेस को विशेष करने के लिए जिम्मेदार हैं, जमहूरियत को सबवर्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। जब कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है, जाहिर सी बात है, कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी को पसंद करता है, किसी नेता को, कोई पार्टी के तौर पे पसंद करता है, उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है जो अपने घर से सोच के आए होंगे कि मैंने इस पार्टी को या इस व्यक्ति को वोट डालना है, लेकिन रिजल्ट जब वैसे आता है, जाहिर सी बात है उनके चेहरे मुरझाते हैं, और एक उम्मीद की किरण जो होती है कि हमारा व्यक्ति जिसको हमने वोट दिया वो मजबूती से आगे आएगा, जीतेगा और हमारे काम करेगा। जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और 3 महीने बाद जवाब मिलता है, जिस तरीके से आपने कहा कि 1 महीने में मिलना चाहिए था, आपको लगता है कि अगर अभी भी कुछ लीगल एक्शंस नहीं लिए गए या इसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया, तो आगे हर्षदेव सिंह जी इसको लेकर क्या करने वाले हैं? देखिए, एक तो मैंने कहा है कि जैसे पहली बात तो आपने ये कही कि क्या जो आदमी सोच के जाता है और उसके साथ धोखा हुआ है, तो ये एक जमहूरियत का ही कत्ल नहीं है, यह उस इंसान के जज्बात का कत्ल भी है जो अपना वोट देने गया था, जिसने वोट दिया, लेकिन उसका वोट जो है वो चोरी किया गया है। और दूसरा ये है जो आपने ये कहा है कि क्या इसके बारे में मैंने आपको कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अप्रोच करेंगे और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी अप्रोच करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो कानून का दरवाज़ा भी हम खटखटाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, ताकि ये जो है ये अनॉमलीज है, इनका संज्ञान लिया जा सके, और इस किस्म के हादसे जो हैं, इस किस्म की जो स्कैंडल्स हैं, जो स्कैम्स हैं, उनको रोका जा सके, और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके, और जमहूरियत को जो है वो बचाया जा सके। पहले ही जमहूरियत जो है वो हिंदुस्तान में कमज़ोर हुई है पिछले 7 वर्षों में, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स में जो है वो खुलासे आ रहे हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो बनता है पूरी दुनिया का, उसमें भी ये बताया गया था कि पहले हमारा देश जो है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स में 27वें नंबर पे था, अब फिसल कर 51st प्लेस पे आ गया, 51वें नंबर पे आ गया है, और ये 2 साल पहले की रिपोर्ट है, अब तो और नीचे फिसल चुका होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ जिस तरीके से लगातार एक मजाक किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उदाहरण है जम्मू कश्मीर की, और इसका संज्ञान जो है वो मुख्तलिफ एजेंसीज़ को भी लेना होगा, और इस संदर्भ में कार्रवाई की भी हम उम्मीद जो है वो करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी करते हैं, राष्ट्रपति महोदय को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, और उनको भी हम जानकारी ज़रूर देंगे। तो आपने सुना जिस तरीके से इनका कहना है कि देखिए, जो जवाब 1 महीने में आना चाहिए था वो 3 महीने में आया, चलो देर आए दुरुस्त आए। अब जो जवाब मिला है उसको लेकर अब जवाब क्या देती है रूलिंग पार्टी या सरकार, ये भी देखना होगा, और अगर यहाँ पर भी सुनवाई नहीं हुई तो अगला दरवाज़ा जो खटखटाया जाएगा वो सीधा दिल्ली जाके खटखटाया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है व्यक्तिगत तौर पर या किसी पार्टी को, तो उनके इमोशन के साथ भी खिलवाड़ होता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े बाहु एक्सेस के साथ श्याम जी साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास